हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को समझाएंगे अधिकतम सामाजिक लाभ या कल्याण सिद्धांत। तो बच्चों मैक्सिमम सोशल वेलफेयर जो थ्योरी है उसका जो प्रतिपादन है वो किया था डाल्टन ने और मसग्रेव के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। तो डिटेल में हम बच्चों इसको समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, प्राचीन अर्थशास्त्री या प्राचीन विचारक हैं, उनका यह मानना था कि जो राज्य है यानी कि जो स्टेट है, देश है, सरकार है, उसका हस्तक्षेप बाजार तंत्र में लिमिटेड होना चाहिए। यानी कि राज्य को सरकार के कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य का काम केवल सुरक्षा व्यवस्था करना था। इसके अलावा राज्य को आर्थिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ऐसा ही मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। इस संबंध में जेबी से का एक विचार बहुत ही फेमस है कि लोक वित्त की वह योजना सबसे अच्छी होती है जिसमें कम से कम व्यय किया जाए और करों की वह कर जो सबसे अच्छे माने जाते हैं जो न्यूनतम मात्रा में कर हो। यानी कि जो जेबीसी की ये डेफिनेशन है ये बताती है कि सार्वजनिक व्यय कम से कम होना चाहिए और कर भी न्यूनतम होने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे तो राज्यों का जो बाजार तंत्र में हस्तक्षेप है वो लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ गया है। आज की डेट में सरकार बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रही है। यानी कि आधुनिक विचारों में आधुनिक विचारकों का मानना है कि अगर सरकार विवेकशील नीति अपनाती, विवेकशील मतलब बुद्धि के साथ करों को और सार्वजनिक व्यय को प्रयोग करती है तो इससे सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी राज्य का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना ही है। इसीलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बारे में बच्चों जो आप कह सकते हो विचार है डाल्टन का, तो डाल्टन के अनुसार डाल्टन क्या कहते हैं कि लोक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कर्मों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ये हम आपको टॉपिक करा रहे हैं सामाजिक कल्याण का। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि लोक वित्त का अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो डाल्टन ने किया। पीगू ने इसको कहा अधिकतम सामूहिक कल्याण सिद्धांत और मसग्रेव इसको बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत कहते थे बच्चों। और ये सारा का सारा सिद्धांत जो है वो घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। तो हम इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आप बच्चों को 2 वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिद्धांत की थ्योरी बताएंगे, इसके अलावा 2 कसौटियां हैं और इसकी जो आलोचना है वो आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों टॉपिक को समझें उससे पहले कुछ मान्यताएं, आप एक बार मान्यताओं को जरूर समझ लीजिए। तो सबसे पहली मान्यता है कि सभी प्रकार के कर से उपयोगिता की हानि होती है। यानी कि जितने भी प्रकार के कर हैं सारे के सारे उपयोगिता को हानि लेकर आते हैं और सभी प्रकार के सार्वजनिक व्यय से उपयोगिता में वृद्धि होती है। यानी कि सरकार जब भी खर्चा करती है उस खर्चे से तो उपयोगिता में वृद्धि होती है। अगर सरकार रोड बनाएगी, पुल बनाएगी, सड़क बनाएगी, पार्क बनाएगी तो उपयोगिता बढ़ेगी। इसी तरीके से तमाम तरीके के जो कर लगाती है सरकार उससे हमारी उपयोगिता की हानि होती है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे सिद्धांत में यह माना गया है कि सरकार का एकमात्र स्रोत करों से प्राप्त होने वाली आय है। इसके अलावा सरकार द्वारा संतुलित बजट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सरकार कोशिश करती है कि जितना वो कमाए उतना ही वो खर्च कर दे। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण सीमांत लाभ में गिरावट आती है। यानी कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू है। यानी कि जितने ज्यादा पार्क बनेंगे पार्क से अतिरिक्त पार्क से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। इसी के कारण सीमांत सामाजिक लाभ भी घटता चला जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे सरकार करों में वृद्धि करती है जो हमारा सीमांत सामाजिक त्याग है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो बच्चों इस अजम्पशन को मानने के बाद अब हम आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझा सकते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले ये सिद्धांत क्या कहता है एक बार आप समझ लीजिए। ये सिद्धांत कहता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय में उस सीमा तक वृद्धि की जानी चाहिए कि व्यय से प्राप्त उपयोगिता तथा करों से प्राप्त अनुपयोगिता समान हो। यानी कि यहां पर देखिए 2 बातें हैं, ये आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि व्यय से प्राप्त उपयोगिता और करों से प्राप्त अनुपयोगिता समान हो। यानी कि व्यय जब सरकार व्यय करती है तो कोई उपयोगिता है वो प्राप्त होती है और कर जब लगाती है तो अनुपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि उपयोगिता और अनुपयोगिता बराबर बराबर हो।
इस उपयोगिता को पब्लिक फाइनेंस में सीमांत सामाजिक लाभ कहा गया है और इस अनुपयोगिता को सीमांत सामाजिक त्याग कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सीमांत सामाजिक त्याग के बारे में कुछ अपने व्यू बताऊंगा बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम पे 10% का टैक्स लगता है या 20% का टैक्स लगता है या 30% का टैक्स लगता है। तो क्योंकि मेरे लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हासमान सीमांत प्रतिफल नियम लागू है मुद्रा पर भी, इसका मतलब जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा पैसा मुद्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी सीमांत उपयोगिता है वो कम होगी और कम मुद्रा होगी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो ज्यादा होगी। यानी कि अगर मुझ पे 10% टैक्स लगा दिया जाता है, मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख रुपए की है, 10% का मतलब मेरे पास 90 रुपए बचेंगे। अगर 20% लगा दिया जाएगा तो 80,000 बचेंगे और 30% लगा दिया जाएगा तो 70,000 बचेंगे 1 लाख में से। यानी कि जैसे जैसे सरकार करों की मात्रा में वृद्धि करती है मुझे ज्यादा मुद्रा त्याग करनी पड़ेगी। जब ज्यादा मुद्रा त्याग करनी पड़ेगी तो मेरे पास कम मुद्रा बचेगी, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कर में वृद्धि के कारण उत्पन्न अनुपयोगिता सीमांत सामाजिक त्याग कहलाता है। यानी कि करों में जो वृद्धि होती है उससे जो अनुपयोगिता क्रिएट होती है उसी को सीमांत सामाजिक त्याग कहते हैं। और जैसे जैसे कर में वृद्धि करती होती है द्रव्य की जो मात्रा है वो घटने लगती है और द्रव्य की मात्रा घटने से द्रव्य की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कम मुद्रा होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा होगी। इसीलिए जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस वक्र है वो धनात्मक ढाल का होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए 10% का टैक्स है की जगह हम 1, 2, 3, 4 यूनिट में मान लेते हैं, 5 भी मान लेते हैं। तो सीमांत उपयोगिता त्याग का मतलब है कि जैसे जैसे आप ज्यादा कर लगाओगे आपका जो त्याग है वो बढ़ता चला जाएगा। सिंपल शब्दों में वो बढ़ रहा है। और यानी कि आप अगर हम डायग्राम बनाएं बच्चों तो सिंपल तरीके से हम इसको कोई स्लोप वगैरह नहीं दे रहे, हम नॉर्मल एक तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके का डायग्राम बना रहे हैं, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सीमांत सामाजिक त्याग है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम कर की इकाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी जो MSS है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट दोनों जो हैं, मतलब वैसे मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जैसे जैसे आप कर की मात्रा में बढ़ाओगे आपका जो त्याग है वो बढ़ता चला जाएगा, एडिशनल त्याग बढ़ता चला जाएगा। दूसरी तरफ बात करें बच्चों सीमांत सामाजिक लाभ की, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। यहां पे भी हासमान प्रतिफल नियम लागू है, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाएगी। तो इस डायग्राम के हिसाब से सरकार के लिए तीसरा पॉइंट सबसे अच्छा है, क्योंकि इस स्थिति में सामाजिक लाभ और सामाजिक हानि दोनों समान होंगे। यानी कि इस स्थिति में देखिए ये वाला हिस्सा जो है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इस स्थिति में जब आप 3 इकाई खर्च कर रहे लगा रहे हो और ये हमारी 60 है, उस स्थिति में ये जो पॉइंट है वो E है। इस स्थिति में जो है वो हमारा MSB बराबर है MSS के। तो ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है बच्चों। मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि डायग्राम में हमें कुछ और भी दिखाना है, ठीक है। तो यानी कि E पॉइंट जो है ये संतुलन की स्थिति में, इस स्थिति में अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा, क्योंकि अगर सरकार जो है वो आप 4 यूनिट पर टैक्स लगा देती है, इतना टैक्स लगा देती है, तो आप देखिए त्याग जो होगा वो इतना होगा लेकिन बेनिफिट इतना होगा। इसका मतलब एक तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये सामाजिक कल्याण को हानि हो गई। हानि हो, यानी कि इस स्थिति में सामाजिक कल्याण की हानि क्यों हुई है, क्योंकि जब कर लगाया गया है तो कर लगाने से जो उपयोगिता मिल रही है, अगर हम इसको पॉइंट वाइज नाम दे दें तो हमारी उपयोगिता है AQ, और जबकि जो कॉस्ट पड़ रही है तो त्याग करना पड़ रहा है वो BQ, तो इसलिए इस स्थिति में हमारे को हानि हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए 2 यूनिट टैक्स लगाते हो
तो इसका मतलब आपको इतनी उपयोगिता मिल रही है जबकि आपको त्याग इतना करना पड़ रहा है, यानी कि आपको ये वाली उपयोगिता का लॉस करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से क्या कहलाते हो, सामाजिक कल्याण की हानि है। तो सिंपल शब्दों में बच्चों हम कहें तो सामाजिक कल्याण ई पॉइंट पर अधिकतम होगा, क्योंकि इस स्थिति में ज्यादा त्याग करना पड़ रहा है, कम लाभ मिल रहा है, इसलिए हानि है। इस स्थिति में लाभ ज्यादा मिल रहा है, कम हानि मिल रही है, यानी कि ये जो एरिया है जिसे हम पा सकते थे वो हमें छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए ये भी आप कह सकते हो हानि कहलाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की केवल एक ही शर्त नहीं है, और भी शर्तें हैं, जिसमें से हमें यह भी याद रखना है कि करों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि करों का भार जो है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़े। ठीक है, ये भी एक कसौटी है, यानी कि कभी करों का भार हम ऐसा ना हो कि कुछ व्यक्तियों पे कर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पड़ गया, कुछ व्यक्तियों पे कम पड़ गया। करों का भार इस प्रकार से होना चाहिए, करों का बर्डन इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से करों का वहन करना पड़े। यानी कि करों को त्याग, करों को लगाने से जो कष्ट हुआ है उसका जो कष्ट की जो फील है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़े। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का बंटवारा भी इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि मुद्रा को जब व्यय किया जा रहा है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता सबसे ज्यादा अच्छी हो, यानी कि सभी के लिए बराबर हो। तो बच्चों यहां पर प्रगतिशील कर आरोपण प्रणाली की बात की जा रही है, यानी कि इसके लिए आवश्यक है कि जो अमीर व्यक्ति है उस पर ज्यादा टैक्स लगे, क्योंकि उसकी जो कर देने की क्षमता है वो ज्यादा होती है। इसी प्रकार से जो गरीब व्यक्ति है उस पर कम टैक्स का भार पड़े। और सार्वजनिक व्यय की बारी आए तो सार्वजनिक व्यय में गरीब व्यक्ति पे ज्यादा आप खर्चा करो, क्योंकि उससे उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी, ज्यादा उपयोगिता मिलेगी। और अमीर व्यक्ति पे आप कम खर्चा करो। तो उसके बारे में बच्चों डिटेल में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बहुत तमाम तरीके के कोर्सेज हम बना रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो हमारे पास आप बच्चों के लिए कोर्स जरूर होगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर ले, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर सारे कोर्सेज आपको सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।